नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम अलग अलग मुद्दों पर रोज़ आपसे चर्चा के माध्यम से हम किसी न किसी विषय पर हम आपके सामने लाते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चर्चा पसंद आ रहा होगा। तो आज हम एक ऐसे ही नया चर्चा लेके आ रहे हैं नए मुद्दे के साथ। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथी ही उनको मुसीबत में डाल रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो विषय है हमारा, क्या शिंदे साहब के जो साथी है, जो विधायक साथी हैं, वही उनको मुसीबत में अलग अलग कमेंट करके डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? इसमें वंदे मातरम, इसमें एक मेरा प्रॉब्लम सर ऐसा है कि शिंदे साहब के साथ जिनकी बहुत सारी चर्चाएं होती है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, तो अभी हम कितना भी कोशिश करें कि भाई ये मीटिंग है वो लोगों तक जहाँ तक हो सके सीक्रेट रहे, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं भी एक ऐसी ब्रांड पर्सनैलिटी हूँ कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को दिखता ही है, या तो मेरी गाड़ी दिखती है। फिर भी लोगों में अभी ये मैसेज है कि भाई शिंदे साहब के जो पत्रकार मित्र हैं उनमें से अनिल थत्ते एक हैं, और उनकी लंबी बातें होती रहती है, एक दूसरे से शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अभी ऐसा है कि आज की चर्चा में अगर किसी भी एमएलए का मैं नाम लेता हूँ तो लोग बोलेंगे कि अच्छा, तो शायद शिंदे साहब ने ये आदमी का नाम लेके थत्ते साहब के साथ बात की है तभी उसका नाम ले रहे। तो मेरे लिए एक मर्यादा ऐसी हो गई है कि आज मैं किसी का नाम लिए बगैर निर्देशित करूँगा, क्योंकि मैं जैसे ही किसी का नाम लेता हूँ तो सीधा मेरे बोलने का संबंध उससे जुड़ा जाएगा। क्योंकि परसों ही हमारी एक शिंदे साहब के साथ हम बैठे थे, मैंने कोई किसी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो वो बोले कि तुमने वीडियो बनाया, मेरे को तो मालूम नहीं था। मैंने तो बाद में लोगों ने बोला तब देखा कि भाई क्या बोला है तुमने, मगर मेरे को जिस आदमी के बारे में तुमने वीडियो बनाया उसने बोला क्या आपने थत्ते साहब को ऐसा बोला क्या? तो बोले नहीं, तो बोले हमको मालूम है, आप ही उनको कई बार ऐसा ब्रीफिंग देते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बोले आप बोलते समय थोड़े मेरे भी जो दोस्त हैं उनको ज़रा संभाल लेना। तो आज मैं थोड़ा उनको ये भी करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपोज भी करना चाहता हूँ दोस्तों को, और शिंदे साहब को मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुसीबत में डाल ही रहे, वो डाल रहे हैं, आप नहीं डालना चाहता हूँ। सर कैसे है ना कि शिंदे साहब का देखो पहले से एक स्वभाव है कि वो कभी भी अपना जो बोलने का तरीका है, एक ढंग है उनका, लोगों से बिहेवियर है, ये है, उसमें हमेशा एक प्रकार का सौजन्य रहता है, एक सामंजस्य रहता है, और बहुत हद तक सहनशीलता रहती है। आप शायद ही उनको ऐसे एकदम चिड़चिड़ेपन में या क्रोधित ऐसा देखेंगे। कितना भी क्रोध आ गया तो वो संयम से बात करेंगे। दूसरी बात ऐसी हो गई है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो ज़्यादा करके कार्यकर्ता के रूप में रहे, तो उन्होंने एक अपना ऐसा तरीका अपना लिया था कि भाई एज ए कार्यकर्ता मुझे अपने नेता से जो अपेक्षा है, बिहेवियर की है, बोलने की है, ये है, वो मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ रखूँगा। तो अभी अपने कार्यकर्ताओं का दिल वो हमेशा संभालते रहे। पर अभी कैसा हो गया कि वो नेता, और सिर्फ नेता नहीं, मुख्यमंत्री बन गए। अभी ऐसा है कि पहले कैसा था कि थाना में कोई नगर सेवक अगर गलती करता था तो लोग उनको बोलते थे कि शिंदे साहब आपका शिवसेना का नगर सेवक है, उसने मिसबिहेव किया, उनको आंसरेबल करते थे कि आप उसको बोले क्यों नहीं। अभी भी आता है कि शिंदे साहब ने, ये 2 आमदारों का नाम आया था बीच में कि इनको ताकीद दी कि नहीं, तो बाद में शिंदे साहब ने बोला कि मैंने दोनों से बात की है, दोनों को ताकीद दी है कि भाई आप एमएलए हैं, लोक प्रतिनिधि है, आपके हाथ में कानून मत लो और लोगों से मिसबिहेव मत करो। पर्टिकुलरली सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो है वो अपने लोक सेवक है, उनको तकलीफ मत दो। तो उन्होंने बोल दिया उनको, मगर लोगों की अपेक्षा है। अभी ऐसा है, एज ए चीफ मिनिस्टर खाली शिवसेना नहीं, बीजेपी के भी जो मंत्री हैं उनके बारे में भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मगर वहाँ अच्छा है कि फडणवीस हैं जी, तो लोग फडणवीस जी को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। मगर अभी ऐसा है कि सर महाराष्ट्र में जो अस्वस्थता रहती है ना, पॉलिटिकल एक अशांति,
और एक प्रकार का लोगों के मन में ना सर पॉलिटिशियन के प्रति नफ़रत जो बढ़ रही है वो इस कारण नहीं है कि वो कुछ करते नहीं हैं, इसके लिए है वो जो बोलते हैं उसकी वजह से। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिशियन पॉलिटिकल नेताओं के करने से ज़्यादा उनके बोलने से अस्वस्थता समाज में है। समाज क्रोधित है, समाज अस्वस्थ है, समाज में ये प्रतिक्रिया है कि आप नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप वक्ता हैं, एक राजनीतिक प्रतिनिधि है, जिम्मेदारी आपकी होती है, आप क्या बकवास करते हैं, क्या बोलते हैं आपको शुद्ध है कि नहीं है, आप कहाँ तक गिर रहे हैं। और इसकी शुरुआत दुर्दैव से ऐसी है कि बीजेपी की तरफ से किरीट ने की, शिवसेना की तरफ से मेरे ही दोस्त संजय ने की, वो तो बोलना ही पड़ेगा, उसने ही की जी। तो एक तरफ संजय, एक तरफ ये, और बाकी बहुत सारे हैं। हमारे कल तक बीजेपी के जो अध्यक्ष थे चंद्रकांत दादा, वो भी उन्हीं में से थे, वो भी कुछ अनाप शनाप बक देते थे। तो ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में देखो एक पहले से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर इन पॉलिटिक्स था, थे अलग अलग पार्टियों में थे, इलेक्शन के समय कुछ एलिगेशन करते थे, मगर ओवरऑल एक मन की शांति बनाए हुई थी और रिलेशनशिप बनाया हुआ था। अब ऐसा हो गया कि यहाँ से संजय ने सुरंग लगाना शुरू कर दिया और वहाँ से उसने तोप दागना शुरू किया किरीट ने, फिर ये बाकी लोग जो है अपने अपने जो ये रहेगा वो भी शस्त्र चलाने शुरू हो गए। तो एक आम आदमी के मन में सबकी नफ़रत शुरू हो गई, सबका जो इमेज है ना वो डाउन हो गया। तुम इसको कुछ बोलेंगे, ये तुमको कुछ बोलेंगे, मतलब कोई ऐसा प्राणी रहा नहीं कि जिसके उपमा किसी ने किसी को दिया नहीं। किसी ने इनको गधा बोला, उन्होंने रेड़ा बोला, सब हो गया। तो मत अभी आदमी हैं आप जानवरों की उपमा देते देते आप जानवर के स्तर तक गिर रहे। और इसके बारे में मैं भी अपने दोस्तों को बोलता रहा। जैसे ही संजय ने बोला कि 40 रेड़े मैंने उधर कालिका माता के यहाँ बलि देने के लिए भेजा है, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, अरे तू गलत बात किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो आमदार है, कल तक तुम्हारे साथी थे, कल तक तुम्हारे मित्र थे, और उनको तुम एकदम बलि का रेड़ा बना दिए। मैं बोला इसका बहुत बुरा असर होगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि उसका जो ईडी का शिकंजा था वो और टाइट होने का एक कारण ऐसा है कि सत्तांतर के काल में उसने जो भूमिका ली उसके वजह से उसने सारे निर्बंध तोड़ डाली और बहुत कटुता का एक ऐसा माहौल बना दिया कि बाप लेवल तक चले गए थे। हाँ, मतलब ऐसा कोई अवयव नहीं रहा आदमी का जिसका जिक्र गाली के तौर नहीं किया, ऐसा कोई नाता रहा नहीं सर। राजनीति में ये भाषा नहीं चलती, नहीं चलनी चाहिए, चलती है नहीं चलती वो बहुत और अलग है, नहीं चलनी चाहिए, ये राजनीति नहीं है। तो कोई अवयव नहीं बचा, कोई नाता नहीं बचा। आपने नाते संबंधों का भी जिक्र गलत तरीके से किया, जानवरों की उपमा दी। सर आप देखो, आपके बोलने से आपकी संस्कृति झलकती है। गाली गलौज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गाली देते हैं तो जिसको गाली दी वो अगर नीचे जाता है तो उससे नीचे आप जाते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं जब गाली दे रहा हूँ तो मैं उसके भी नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको इस प्रकार की गाली दे रहा हूँ। तो ये गाली प्रदान जो हुआ, और दूसरा ऐसा हो गया कि कोई प्रूफ चाहिए बोलने के लिए, ये बात ही ख़त्म हो गई। ऐसा हो गया कि भाई देखो, पुलिस में 100 कंप्लेंट आती है तो पुलिस ही बोलती है कि उसमें से 70 झूठ रहती है, बिल्कुल 25-30 सच रहती हैं। मगर आप उसका ही अगर बतंगड़ बनाओगे, तुम एलिगेशन करोगे और बोलेंगे अभी उनका कैसा है कि अभी किरीट का देखो, किरीट क्या करता है, एलिगेशन कर देता है और फिर पुलिस में जाके कंप्लेंट रख देता है। तो वो बाद में क्या बोलता है कि इसके बारे में मैंने शिकायत की। अभी शिकायत करना, उसका कोर्ट में दाखिल होना, उसके ऊपर पुलिस की इंक्वायरी होना, कोर्ट का डिसीजन आना, ये सब 4-5 साल 10 साल की बात है। आज की तारीख में वो आइडिया क्या करता है, वो सर समझ लेना चाहिए। ये लोगों का भी तरीका है, एक एक का तरीका समझो। किरीट क्या करता है, एलिगेशन कर देता है। उसको मालूम है कि 100 करोड़ 200 करोड़ का डिफेमेशन इसके ऊपर होगा और मीडिया बोलेगी इसका प्रमाण क्या है। तो वो खुद को सच्चाई साबित करने के लिए वो क्या करता है किरीट कि एक FIR लॉन्च कर देता है, कंप्लेंट लॉन्च कर देता है। तो बोलता है देखो मैंने जो बोला वो जो अगर सही नहीं होता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता।
और जिनके ऊपर वो उन्होंने शिकायत की है वो बोलता है देखो मैंने इसको डिफेमेशन केस का नोटिस। सर डिफेमेशन केस का नोटिस देना इसका मतलब तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, ऐसा नहीं होता है। मगर अभी पॉलिटिक्स में एक नया दौर ऐसा आ गया है कि कोई ने भी एलिगेशन के लातो 100 करोड़ का ठोक दो, तो बोलने के लिए 100 करोड़ कॉमन हो गया। हाँ नहीं, 100 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी हो, इसने तो 1 रुपये का किया था। देखो ऐसा हो गया कि आपने डिफेमेशन किया, इसका मतलब आप निर्दोष है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आपने एक बहाना ढूंढ लिया कि भाई देखो मैंने भी डिफेमेशन केस किया है, उनको भी मालूम है 10 साल चलने वाली है, कुछ होगा नहीं, और इनको भी मालूम है मैंने एफआईआर की, इसका इंक्वायरी लेके 5 साल। आज की तारीख में मैं सिद्ध करना चाहता हूँ मेरे एलिगेशन जो है उसको बेस है। और बेस क्या है, मैंने जो झूठा कंप्लेंट या सच्चा कंप्लेंट किया है वही, मतलब झूठ के ऊपर झूठ ये कर रहे। उससे ज़्यादा और ऐसा हो गया कि लज्जा सर सबने छोड़ दी। मतलब मराठी में एक अच्छे म्हण आहे, ढुंगणाचं सोडून डोक्याला, मतलब नीचे नंगा हो गया और ऊपर ये बांध लिया। सर ऐसा हो गया कि इनकी स्पर्धा कुछ नेताओं की, कुछ आमदार, कुछ खासदार भी और कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी ऐसी होगी, तू कितना गंदा और गलत बोलता है उससे ज़्यादा मैं बोल के दिखाता हूँ, हो गई। और उसमें बहकावे में सभी गंदा बोलने लगे, गालियाँ बकने लगे, अनाप शनाप एक दूसरे। सर माँ बहन नहीं छोड़ी इन्होंने, माँ बहन नहीं छोड़ी, कहाँ तक जाके गिरे किसी की भी। और सर पहले देखो राजनीति में 50 साल से कवर कर रहा हूँ, कभी भी फैमिली को किसी ने बीच में नहीं लाया था। अब ऐसा हो गया सर, बीवी पहले आ जाती है। हाँ, बीवी का एलिगेशन कर देते हैं, रिश्तेदार जो है, भाई है, बहनें हैं। अभी देखो ना, अजीत दादा की बहनें हैं, कभी उनका नाम भी किसी को मालूम नहीं था, उनके ऊपर रेड हो गए ईडी के। बच्चे के ऊपर एक बार समझ सकता हूँ, बेटे के ऊपर उसको भाई कहाँ कहाँ दूर दूर के रिश्तेदार पकड़ के अभी ये करते हैं, भाई बहन, माँ बाप, किसी को छोड़ नहीं रहे। तो ठीक है, ईडी का एक और अलग है, मगर लोग आप अगर एलिगेशन करते हैं, देखो राणा का भी देखो, नवनीत राणा, और ये भाई वो अपक्ष करके वहाँ से चुन के आते हैं, तो अमरावती में उनकी कोई तो साख होगी, मतलब बाकी पार्टी को होल्ड ही नहीं वहाँ पे। मतलब देखो विदाउट पब्लिक सपोर्ट वो चुन के नहीं आ सकते। मगर उनका भी ऐसा हो गया कि शुरू में वो जब बात करते थे तो लगता था कि भाई ये इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं तो इनका वजूद है। बाद में उन्होंने भी अनाप शनाप बातें करना शुरू की। उन्होंने देखो कि हनुमान चालीसा एक पवित्र पोथी है जी, उसका भी दुरुपयोग राजनीति के लिए आप नहीं करना चाहिए। देखो भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसका उपयोग आप धर्म के आधार पर या धार्मिक भावनाएं भड़का के राजनीति में करेंगे, नहीं चलेगा। हनुमान चालीसा के बारे में सर देश में अलग भावना है, उसका राजनीतिकरण नहीं करना, इन्होंने किया। और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, कहीं भी पढ़ सकते थे, उसके बदले आपने तो मातोश्री के सामने जाके पढ़ने का शौक कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोवर्सी करना, मगर कंट्रोवर्सी करना था। अभी आगे जाएंगे एकनाथ जी शिंदे के साथ जो लोग हैं उनके बारे में। सर मैं बोलूं, एकनाथ जी शिंदे अपनी प्रतिमा बहुत उज्जवल करने के पीछे हैं, और है भी उनके बारे में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, कोई उनका जिससे बदनामी हो गई या चारित्र्य हनन होगा, ऐसा कोई आरोप कर भी नहीं सकता है भी नहीं। तो वो अपनी प्रतिमा ऐसी रख रहे हैं कि भाई मैं पब्लिक का, सामान्य लोकांचा असामान्य मुख्यमंत्री, जो मैंने उनको बोला, वैसे वो एक क्रांतिवीर है, उन्होंने क्रांति करके दिखाई है महाराष्ट्र में। मगर वो अभी चाहते हैं कि वे मेरे बारे में कोई गलत न बोले, और सिर्फ मेरे बारे में नहीं, जो लोग मेरे साथ हैं उनके बारे में अगर लोगों को गलत नहीं बोलने का चांस नहीं देना है तो वो भी किसी के बारे में गलत नहीं बोले। देखो आरेला कारे मराठी में बोलते हैं, तुम अगर उसको ऐसा संबोधन करोगे, काय रे फुल्या फुल्या, तो वो भी 3-4 बदले 4 फुल्या देगा, तो हाँ तू पण फुल्या फुले। तो अभी ऐसा है कि शिंदे साहब के सामने राष्ट्रवादी का आह्वान नहीं है, शिंदे साहब के सामने उद्धव जी का आह्वान नहीं है, शिंदे साहब के सामने शिवसेना ठाकरे गठ का आह्वान नहीं है, कांग्रेस का तो है ही नहीं। उनके सामने, शिंदे साहब के सामने बड़ा आह्वान ये है कि ये जो मेरे अंदर ये जो 40 और 50 सब मिलके लोग आए हैं, कुछ अलग पार्टी से, कई छोटी पार्टी से है, कुछ शिवसेना के हैं, उनका जो मुंह है वो जो गटर बन रहा है, वो गटर कैसे रोकूं मैं?
और वो गटर ऐसा है कि उसको रोकने जाएंगे तो वो इतने अहंकारी है, अहम भावी है कि वो गटर के बदले ड्रेनेज बन के बहना लगते हैं। गटर है तो वो ड्रेनेज बन जाते हैं, फिर और भी बकवास करते हैं। और कुछ लोगों को मेरे मन में डाउट है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा अनाप शनाप बातें करने से हमारा महत्व बढ़ाएंगे, कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं, वो कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं। और वो अपना कंट्रोवर्सी से वो बोलते हैं कि देखो शिंदे साहब है कंस्ट्रक्टिव विधायक वृत्ति के नेता हैं, उनको उल्टा सीधा करके गैर कानूनी अनैतिक करके कुछ हासिल करना नहीं है, उनको नैतिकता से जाना है। एक आचार संहिता का पालन वो खुद कर रहे हैं, देखो आप, मगर ये दुराचार संहिता का पालन करके उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं। और वो मुसीबत सर एक दिन यहाँ तक जा सकती है कि बीजेपी और इनमें भी स्ट्रेट तनाव निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कुछ है, अभी उन्होंने शुरुआत ही की है। इनमें से तो एक, अभी उसको बोलूँगा नहीं क्योंकि वो आमदारी है और अभी मंत्री भी बन गया है, उनमें से एक ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, उसने बोला कि उद्धव जी हमारे ये हैं, नेता हैं, हमारे मन में उनके प्रति प्यार और आदर है, उनके बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। अरे बेवा, तू अभी आ गया नहीं इधर, उनको छोड़ के आ गया। तेरा अगर इतना प्यार उमड़ रहा था तो वहीं रहता। आया क्यों? तुम, हाँ आया क्यों, और वो उधर ही रह सकता था। अभी उनको छोड़ दिया, उन्होंने तुमको छोड़ दिया। वो तो यहाँ तक बोले कि भाई ये हमारे लिए मर गए, यहाँ तक गए ना, तो तुम क्यों उसके नाम से रो रहे हो? मगर वो उनका वो नहीं है, उनको वो आदमी को पर्टिकुलरली जो अभी मंत्री बना है उसको ये दिखाना है कि कल अगर दोनों सेनाओं का कुछ अगर बैलेंस करना होगा तो मैं ही वो आदमी रहेगा जो अभी भी उनका साइड लेके उनके मन में भी सिंपत्ति रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव जी बहुत, मराठी में बोलते हैं ना, आतल्या गाठीचे पाताळ यंत्री, खाली मुंडी पाताळ धुंडी, वैसे है वो। उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं इसके बोलने से, मगर एकनाथ शिंदे जी मुसीबत में आ जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसका और उद्रेक ज्वालामुखी का तब होगा जब मंत्रिमंडल पूरा होगा। जिनको मंत्री पद नहीं मिलेंगे, महामंडल नहीं मिलेंगे, या तो उसका कॉम्पनसेशन, नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी, समझ गए आप मुझे क्या बोलना है। हाँ, तो वो जो बकने लगेंगे, वो उनका बकना, वो क्या करेंगे, शिंदे साहब के बारे में बोलने का डेयरिंग नहीं है, तो वो बीजेपी के बारे में बोलेंगे कि भाई पहले राष्ट्रवादी शिवसेना को ख़त्म कर रही थी, अब तो हमारी शिवसेना जो है उसको ख़त्म करने का कारस्तान बीजेपी कर रहे हैं। सब इम्पोर्टेंट खाते उनके पास जा रहे हैं, निधि उनके पास जा रहा है, उनको महत्व मिल रहा है। फडणवीस तो जैसे मुख्यमंत्री है वैसा बिहेव कर रहे हैं। शिंदे साहब नहीं कंप्लेंट कर रहे कुछ, मगर ये ऐसा दिखाएंगे कि भाई शिवसेना शिंदेगढ़ के हम ही प्रवक्ता है, वक्ता है, नेता है, और हमको अभी बीजेपी का ये सहन नहीं हो रहा है। सर, एक दरार पैदा करने की कोशिश वो इसलिए करेंगे क्योंकि शिंदे साहब और फडणवीस साहब एक दिल से एकजुट होके काम कर रहे हैं। वो शिवसेना ठाकरे गठ का जो मनीषा है कि इनमें भी फूट डाले, वो इनके साथ होते हुए करेंगे। सर, फिर इनका ये जो वर्णन है ना, वो अस्तीने में सांप बोलते हैं ना, अस्तीन के सांप, वैसे होंगे। और सर, ये 40 में से, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, आप भी मत लो, कम से कम 7 आदमी शिवसेना गुट से 40 में से, और 2 आदमी जो छोटे अपक्ष पार्टी है उनमें से, मैं देख रहा हूँ 7 और 2 9 हो गए, कि ये 9 जो हैं वो शिंदे साहब को मुसीबत में इस तरह से डालते रहेंगे कि ये जो सरकार आज मजबूत अधिष्ठान पे खड़ी है, और शिंदे और फडणवीस मिलके ये अगले 2.5 साल आराम से चलाएंगे, लोगों को रिजल्ट देंगे। उसके बदले महाराष्ट्र में फिर से एक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा, और उसके लिए जिम्मेदार ये 7 अधिक 2 9 रहेंगे। और शिंदे साहब उनका अभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि शिवसेना का अधिकृत मान्यता नहीं मिला नहीं है। तो ये कभी भी बोल सकते हैं। तो शिंदे साहब भी बोल रहे थे हम शिवसेना में हैं, हम ही शिवसेना हैं, तो हम उधर जाके बैठे तो भी शिवसेना में ही है। हमने कहाँ पक्षांतर उस समय भी नहीं किया था, अभी भी नहीं किया था। और वो जो एक पार्टी का मौजूद पकड़ है वो तोड़ के फिर से एक बार इनको भी तकलीफ़ दे सकते हैं। तो मुझे बहुत चिंता होती है। शिंदे और फडणवीस सब संभाल लेंगे, बीजेपी भी कंट्रोल में रहेगी। एक तुम्हारे 2-3 उनके पास भी ऐसे है कि वो भी इस तरह सा खलन डालेंगे, मगर शिंदे साहब की मुसीबतें बाहर नहीं है, अंदर ही है, इतना सच है।
धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा विषय यही था कि क्या एकनाथ शिंदे जी के जो साथी हैं, विधायक साथी है, वही उनको तकलीफ देना शुरू कर दिए हैं या कुछ आगे और भी करने की तैयारी में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय महाराष्ट्र।